नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ में हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइंस। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सहयोग करेगा फ्रांस। जलवायु परिवर्तन की चुनौती के लिए साझा प्रयास पर जोर। रक्षा तकनीक में मदद का वादा। आतंकी फंडिंग केस में एनआईए का दिल्ली, हरियाणा और कश्मीर में छापा। हुर्रियत नेताओं और कारोबारियों के 23 ठिकानों की तलाशी। कुलगाम में आतंकी हमले में 2 जवान शहीद। हैकाथॉन में किसी पार्टी ने नहीं आजमाया हाथ। एनसीपी और सीपीएम ने कहा समझ नहीं आया प्रक्रिया। चुनाव आयोग का ईवीएम में छेड़छाड़ की संभावना से इनकार। सेना मुख्यालय में तबादला रैकेट का भंडाफोड़। सीबीआई ने लेफ्टिनेंट कर्नल और बिचौलिए को किया गिरफ्तार। आरोपियों के ठिकानों की तलाशी। बिस्किट और महंगे जूतों पर 18% और सोने हीरे पर 3% कर। जीएसटी परिषद से ट्रांजिशन और रिटर्न नियमों को मंजूरी। सभी राज्य 1 जुलाई से इसे लागू करने पर सहमत। सभी राज्यों ने 1 जुलाई से जीएसटी के लागू करने पर सहमति जाहिर की है। दिल्ली में आज जीएसटी परिषद की बैठक में 6 सामानों के जीएसटी रेट तय करने को लेकर चर्चा हुई। जीएसटी परिषद की शनिवार को हुई बैठक में सोने पर 3% जीएसटी लगाने पर सहमति बनी है। वहीं 500 रुपए से कम के फुटवेयर पर 5%, जबकि 500 से अधिक के फुटवेयर पर 18% जीएसटी लगेगा। इस बैठक में बीड़ी को 28% वाले टैक्स स्लैब में रखा गया है। In the case of gold, keeping various factors in mind, because there was an extensive debate, and between 2% and 5% there was almost a vertical division, and therefore we finally reached a consensus of taxing gold at 3%. इसके अलावा ट्रांजिशन और रिटर्न समेत सभी नियमों को मंजूरी दी गई। वित्त मंत्री ने कहा कि 11 जून को जीएसटी परिषद की 16वीं बैठक होगी, जिसमें बाकी बचे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। We decided to tax footwear in 2 categories rather than these 4 existing categories. Less than rupees 500 if a footwear cost, which is for the common man, which is today 9.5%, has been brought down to 5%. And all other 3 categories have been taxed at 18%. पिछली बैठक जम्मू कश्मीर में हुई थी, जिसमें 1200 से अधिक वस्तुओं और 500 सेवाओं को टैक्स की 4 श्रेणी 5, 12, 18 और 28% के दायरे में रखने पर सहमति बनी थी। इसके अलावा अधिकतम कर की दर से ऊपर वाली विलासिता वस्तुओं और अन्य आवश्यक वस्तुओं पर प्रभार लगाने पर अंतिम निर्णय हुआ था। मोहम्मद फाते टीपू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कश्मीर में कुलगाम में सेना के काफिले पर हुए हमले में 2 जवान शहीद हो गए और 4 घायल हो गए। सेना इलाके में आतंकियों की तलाशी में जुट गई है। उधर पुंछ में एक बार फिर पाकिस्तान ने लगातार तीसरे दिन गोलीबारी की। कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर किया है। सीमा पार से सैन्य चौकियों और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया है। गोलीबारी में एक महिला घायल हो गई, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भारतीय सेना पाकिस्तान की फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। यहाँ रात की फायरिंग चल रही है, तो हम लोग भी बहुत घबराए हैं। ये शाहपुर के एरिया है, तो उधर से पाकिस्तान वालों ने फायरिंग शुरू की थी, जहाँ से हिंदुस्तान वाले भी। बिपिन रावत ने जम्मू कश्मीर के राज्यपाल NN वोहरा से मुलाकात की। उन्होंने राज्य में आंतरिक और बाहरी सुरक्षा हालात के मसले पर चर्चा की। सेना प्रमुख सैन्य कमांडरों के साथ बैठक की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले चुके हैं। This is a question which would be best left to the security agencies to answer, but nevertheless, government has to take the responsibility of ensuring that peace is restored and all the perpetrators of terrorism or perpetrators of disturbance are brought to the book. इस बीच कश्मीर घाटी में इंटरनेट सेवा 6 दिन बाद बहाल कर दी गई है। वहीं सेना की मुस्तैदी के चलते पिछले 15 दिनों में कई आतंकियों को मार गिराया गया है। वहीं पाकिस्तान की ओर से हो रही गोलीबारी का भी मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। इससे सीमा पार में खासा नुकसान हुआ है।
ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने हवाला के जरिए आतंकी फंडिंग मामले में आज बड़ी कार्रवाई की और कश्मीर में 14 ठिकानों पर छापेमारी की। इसके साथ ही दिल्ली और हरियाणा में भी छापे मारे गए, जिसमें 1.5 करोड़ की नकदी और कई अहम दस्तावेज मिले। आतंकी फंडिंग मामले की जांच में एनआईए ने शनिवार को दिल्ली, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में 23 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। जांच एजेंसी ने कई अलगाववादी नेताओं और कारोबारियों के आवास और दफ्तरों में तलाशी ली। एनआईए सूत्रों के मुताबिक जांच में करीब 1.5 करोड़ की रकम और दस्तावेज जब्त किए गए हैं। केंद्र सरकार का कहना है कि पुख्ता सबूत होने पर ही छापेमारी हुई है। एनआईए के छापे जो गिरे हैं ये बिना आधार के नहीं गिरे हैं। कहने कहते भी पाकिस्तान से फंडिंग हो रही थी, इसके कुछ न कुछ उन्हें जानकारी मिली, कुछ प्रूफ मिले हैं, तभी ये कदम डाला गया है। आतंकी फंडिंग मामले में एनआईए ने एफआईआर भी दर्ज कर ली है। इसमें लश्कर, जमात-उद-दावा के सरगना हाफिज सईद, हुर्रियत नेताओं और दुख्तरान मिल्लत का नाम शामिल है। The government of Jammu Kashmir also wants that all such activities which are hampering the peace in Jammu and Kashmir, which is hampering our development, which is creating chaos and disorder, they have to be dealt very firmly. निजी चैनल के स्टिंग में आतंकी फंडिंग के खुलासे के बाद एनआईए ने नईम खान, फारूक अहमद डार, जावेद अहमद बाबा से पूछताछ की थी। इसमें हवाला के जरिए आतंकी फंडिंग की जानकारी मिली थी, जिसका इस्तेमाल घाटी में आतंकी गतिविधियों, पत्थरबाजी और अशांति जारी रखने के लिए हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कश्मीर समस्या के स्थायी समाधान का भरोसा दिया है। आज गृह मंत्रालय के कामकाज का ब्यौरा देते हुए उन्होंने कहा कि बीते वर्षों में आंतरिक सुरक्षा मजबूत हुई है। सरकार इसे और मजबूत करने के लिए जरूरी कदम भी उठा रही है। केंद्र सरकार के 3 साल पूरे होने पर गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने मंत्रालय के कामकाज का लेखा जोखा पेश किया। उन्होंने कहा कि देश में सुरक्षा हालात बेहतर हुए हैं और आईएस जैसे आतंकी गुट भारत में पैर जमाने में नाकाम रहे हैं। आईएस आज तक भारत में अपना पैर नहीं जमा पाया है। आतंकवादी संगठनों के विरुद्ध फोकस्ड कार्रवाई के कारण हमने कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां भी हासिल की हैं। गृहमंत्री ने मंत्रालय की उपलब्धियों की बुकलेट भी लॉन्च की। राजनाथ सिंह ने कहा कि कश्मीर में हालात पहले के मुकाबले बेहतर हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही घाटी में शांति कायम करने में कामयाब होगी। मैं सरकार की तरफ से समस्त देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जम्मू और कश्मीर में पाक समर्थित आतंकवाद का जड़ से खात्मा करके वहां पर अमन अमान के हालात हम कायम करेंगे। गृहमंत्री ने दावा किया कि सरकार नक्सल समस्या को काबू करने में कामयाब रही है। नक्सल पीड़ित इलाकों में विकास, सड़क और संचार नेटवर्क में इजाफा किया गया है। साथ ही पूर्वोत्तर राज्यों में जारी उग्रवाद में काफी कमी आई है। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। सीबीआई ने सेना के अधिकारियों के ट्रांसफर में रिश्वत लेने के आरोप में लेफ्टिनेंट कर्नल रंगराथन सुब्रमणी मोनी को गिरफ्तार किया है। इनके साथ एक बिचौलिए को भी गिरफ्तार किया गया है और इनके आवास की तलाशी ली गई। सीबीआई के मुताबिक कर्नल पर पहले से ही नजर रखी जा रही थी और सीबीआई ने सेना मुख्यालय में चल रहे एक बड़े तबादले के रैकेट का भंडाफोड़ किया है, जिसमें कई वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल बताए जा रहे हैं। चुनाव आयोग के ईवीएम चैलेंज की चुनौती में केवल 2 ही राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि पहुंचे। 4 घंटे के ईवीएम चैलेंज में एनसीपी और सीपीएम के प्रतिनिधियों ने कहा कि वो ईवीएम मशीन के चैलेंज में हिस्सा लेने नहीं, बल्कि ईवीएम की प्रक्रिया को समझने आए थे। चुनाव आयोग ने एक बार फिर दोहराया कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ मुमकिन नहीं। शनिवार को हुए चुनाव आयोग के ईवीएम चैलेंज में 2 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। सीपीएम और एनसीपी ने ईवीएम चैलेंज के नियमों के मुताबिक 3-3 प्रतिनिधि भेजे थे। दोनों ही दलों ने इलेक्ट्रॉनिक विशेषज्ञों को भेजा था, लेकिन चैलेंज शुरू होने के करीब 2 घंटे बाद दोनों दलों ने साफ किया कि वो इस प्रक्रिया को समझने आए हैं। एनसीपी की टीम ने ये कहा कि वो इस चैलेंज से ऑप्ट आउट कर रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा कि वे आयोग से अनुरोध करते हैं कि वे कोई एक ऐसा सिस्टम बनाएं ताकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो भारत का निर्वाचन आयोग यूज़ करता है और जो स्टेट इलेक्शन कमीशन यूज़ करता है, उनको डिस्टिंग्विश किया जा सके।
चुनाव आयोग ने साफ किया कि आगामी सभी चुनाव वीवीपैट के जरिए होंगे। चुनाव आयोग ने कहा कि ना तो ईवीएम से छेड़छाड़ संभव है और न ही इसके परिणाम बदले जा सकते हैं। आयोग पहले कह चुके हैं कि हम आने वाले इलेक्शंस में प्रत्येक पोलिंग स्टेशन पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ हम वीवीपैट का इस्तेमाल करेंगे और हम आशा करते हैं कि वीवीपैट का इस्तेमाल करने से जितनी भी शंकाएं उत्पन्न हुई हैं वो सब दूर होनी चाहिए और ट्रांसपेरेंसी पूरी तौर पर स्थापित होनी चाहिए। ईवीएम चैलेंज के लिए चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल हुई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को मंगवाया था, जिसमें प्रतिनिधियों को 4-4 मशीनें चुनने का मौका दिया गया। लेकिन दोनों ही दलों ने चुनाव आयोग के चैलेंज से इनकार कर दिया। चुनाव आयोग ने ईवीएम चैलेंज के लिए 7 राष्ट्रीय दलों और 49 क्षेत्रीय दलों को बुलावा भेजा था। दरअसल हाल ही में 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी ने ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। इसके बाद कई दलों ने भी इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। फिलहाल एक ब्रेक और ब्रेक के उस पार कुछ और बड़ी खबरें। अमृतसर का स्वर्ण मंदिर, सिख धर्म का सबसे पवित्र स्थान। हरमंदिर साहिब और दरबार साहिब हैं इस तीर्थ स्थल की दूसरे नाम। मुख्य परिसर में है एक सरोवर, जिसके ठीक बीच में बनी है एक शानदार इमारत, जिसके है 4 प्रवेश द्वार। मुख्य इमारत की ऊपरी हिस्से पर है सोने की परत, जिससे मिला इसे स्वर्ण मंदिर का नाम। 1588 में शेख मियां मीर ने गुरु अर्जुन देव के निर्देशन में रखी हरमंदिर साहिब की नींव और 1604 ईस्वी में ये बनकर हुआ तैयार। स्वर्ण मंदिर में आते हैं रोजाना 60,000 से ज्यादा श्रद्धालु और लगभग 35,000 लोग शामिल होते हैं विशाल लंगर में। आदिवासी आबादी, आदिवासी समाज। राज्यसभा टेलीविजन उठाएगा उनके मुद्दे, बनेगा उनकी आवाज। मैं भी भारत कार्यक्रम में हम देश की जनजातियों के बारे में जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक बाहर जाए, एक घर पर बसा बसीन पड़ा हुआ, तो एक बाहर जाए क्या कमाए। मक्का और ज्वार काटने के बाद में मजदूरी के अलावा दूसरा कोई उपचार नहीं है। ये काम तो करवा देते, लेकिन पिछले 5 साल के आज तक मजदूरों को पैसा नहीं मिला। भारत के टेलीविजन इतिहास में पहली बार भारत के आदिवासियों पर विशेष श्रृंखला, मैं भी भारत। चार यूरोपीय देशों की यात्रा को पूरा कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वदेश के लिए रवाना हो गए। पेरिस उनका अंतिम पड़ाव था, जहां फ्रांस के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन के साथ उनकी पहली मुलाकात हुई। दोनों नेताओं ने भारत और फ्रांस के बीच पुराने सहयोग को बरकरार रखने का फैसला लिया। शनिवार को पेरिस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन के साथ शिखर वार्ता की। दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल से इतर अलग से भी एक दूसरे की प्राथमिकताओं को समझने का प्रयास किया। दोनों नेताओं की शिखर वार्ता में जलवायु परिवर्तन का मामला काफी गंभीरता से उठा। खासकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए पेरिस समझौते से बाहर आने की धमकी के बाद दोनों देशों ने जलवायु परिवर्तन पर अपनी पुरानी गतिविधियों को जारी रखने का निर्णय लिया। खास करके क्लाइमेट चेंज के संदर्भ में, पेरिस एग्रीमेंट के संदर्भ में जिस तरह कंधे से कंधा मिलाकर के काम किया, और मैं समझता हूं कि पेरिस एग्रीमेंट ये एक साझी विरासत है
In fact, I will be traveling to India by the end of the year, and we will convene a meeting, an international meeting of the World Solar Alliance, to which many climate countries contribute in order to tackle climate change. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल के बीच आतंकवाद पर भी गंभीर चर्चा हुई। दोनों देशों ने इस मसले पर सभी मंचों पर एक दूसरे का साथ देने का वादा किया। दोनों देश रक्षा के मसले पर और खासकर राफेल लड़ाकू विमान की खरीद पर पहले से चली आ रही गति को बरकरार रखेंगे। फ्रांस की यात्रा के दौरान किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करना था। इसका मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच पुरानी रणनीतिक साझेदारी को आगे भी बरकरार रखने पर था। अखिलेश सुमन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। महाराष्ट्र में हड़ताल को लेकर सरकार और किसानों के बीच मतभेद खड़ा हो गया है। एक तरफ सरकार का कहना है कि हड़ताल खत्म हो गई है, वहीं दूसरी ओर कुछ किसान आंदोलन जारी रखने की बात कर रहे हैं। शिरडी समेत राज्य के दूसरे इलाकों में शनिवार को भी किसानों का विरोध प्रदर्शन चलता रहा। इस दौरान पुलिस और किसानों के बीच झड़पें हुई। शिवसेना ने भी हड़ताल जारी रहने पर चिंता जाहिर की है। महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के साथ बातचीत के बाद बेमियादी हड़ताल खत्म होने का दावा किया है। शुक्रवार देर रात करीब 4 घंटे तक चली सरकार और किसानों के बीच बैठक में कई मुद्दों पर सहमति बनी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किसानों को इस दौरान कर्ज माफी और दूसरी मांगों को पूरा करने का भरोसा दिलाया। राज्य में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की जाएगी और 1 महीने के भीतर ये कृषि मूल्य आयोग की स्थापना हम करेंगे। दूध के जो खरीद के भाव है, जो किसानों से दूध खरीदा जाता है, उसका जो भाव है, उसके जो रेट है, वो भी कम है, उसको बढ़ाया जाना चाहिए। हालांकि किसानों की तरफ से फिलहाल हड़ताल खत्म करने को लेकर असमंजस है। कई किसान संगठन सरकार के आश्वासन से संतुष्ट नहीं हैं। किसान नेता अब भी सभी किसानों की कर्ज माफी की मांग कर रहे हैं। किसानों ने संपूर्ण कर्ज मुक्ति के लिए आंदोलन किया है, लेकिन अंदर जो चर्चा हुई उसमें संपूर्ण कर्ज माफी का कोई जिक्र मुख्यमंत्री नहीं कर रहे हैं। वो गोलमाल बोल रहे हैं। वो करेंगे, कमेटी बिठाएंगे, बाद में सोचेंगे, 4 महीने के बाद करेंगे, 5 महीने के बाद करेंगे, इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। इधर केंद्र और राज्य में बीजेपी की सहयोगी शिवसेना ने आश्वासन के बावजूद हड़ताल खत्म नहीं होने पर चिंता जताई है। पार्टी ने सरकार से किसानों से किया गया वादा पूरा करने को कहा है। किसान आज भी हड़ताल के उनका विचार कायम है। नासिक में देखा है, मैंने नगर में देखा है, शिरडी से आज भी किसान सड़क पे है। जो किसानों को हमने चुनाव से पहले आश्वासन दिए थे, आप उस बारे में फिर एक बार सोचना चाहिए। ये कोई चुनाव का जुमला नहीं था। किसान 1 जून से बेमियादी हड़ताल पर हैं। उनकी मांग है कि सभी कर्ज माफ किए जाएं, फसलों का उचित मूल्य मिले, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू की जाएं, खेती के लिए बिना ब्याज के कर्ज मिले और 60 साल की उम्र वाले किसानों को पेंशन दी जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सीबीएसई की 10वीं क्लास की परीक्षा के रिजल्ट आ गए हैं और इस बार के परिणामों में त्रिवेंद्रम क्षेत्र के बच्चों ने बाजी मारी है। यहाँ पर 99% से ज़्यादा बच्चे सफल रहे और दूसरे नंबर पर चेन्नई रहा, जहाँ पर पास होने वाले छात्रों की संख्या करीब 99.5% रही है। इस बीच इलाहाबाद रीजन 98% से थोड़ा ज़्यादा रहा, जो कि तीसरे नंबर पर है। वहीं दिल्ली 78% छात्रों के साथ रहा, जो कि पिछले साल के मुकाबले 13% कम दिखता है। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त करीब 16,000 स्कूलों के 16,67,573 छात्र इस साल परीक्षा में शामिल हुए थे। उत्तर कोरिया पर लगे ताज़ा प्रतिबंध का अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान समेत कई देशों ने समर्थन किया है। चेतावनी के बावजूद मिसाइल परीक्षण करने पर उत्तर कोरिया पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने ये प्रतिबंध लगाए हैं। ताज़ा मिसाइल परीक्षण से नाराज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने उत्तर कोरिया पर नए प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया। ताज़ा प्रतिबंध उत्तर कोरिया के 15 और 4 इकाइयों पर लगाया गया है। हालांकि चीन ने उन सख्त पाबंदियों को रोक दिया जिनकी पैरवी अमेरिका कर रहा था। प्रतिबंधित सूची में शामिल होने के बाद संबंधित व्यक्तियों की विदेश यात्रा पर पाबंदी होगी और संपत्तियां फ्रीज कर दी जाएंगी। The Security Council is sending a clear message to North Korea today.
stop firing ballistic missiles, or face the consequences. The members of this council, including 3 of North Korea's closest neighbors, agreed that North Korea's missiles are a threat to international peace and security, and that the international community must respond to the threat. जिन लोगों को प्रतिबंधित किया गया है उनमें उत्तर कोरिया की विदेशी खुफिया सेवा के प्रमुख का नाम भी शामिल है। इस बीच जापान ने भी ताज़ा प्रतिबंधों को जायज करार दिया है। To address North Korea's threat, Japan-US alliance is further deepening cooperation and coordination. The United States is making clear through both words and deeds that all options are on the table. I strongly support the US position. दूसरी तरफ चीन ने उत्तर कोरिया के साथ बातचीत फिर से शुरू करने और तनाव कम करने के लिए संवाद पर जोर दिया है। सुरक्षा परिषद पहले ही उत्तर कोरिया पर 6 चरण के प्रतिबंध लगा चुका है। प्योंगयांग की ओर से एक के बाद एक कई मिसाइलों का परीक्षण किए जाने के बाद अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने सख्त प्रतिबंधों की पैरवी की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारतीय मूल के लियो वराडकर आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री होंगे। लियो को सत्ताधारी गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी का नेता चुना गया। वराडकर ने करीब 60% वोट हासिल किए। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी साइमन कोवेनी को हराया है। 38 साल के वराडकर आयरलैंड के अब तक के सबसे युवा प्रधानमंत्री भी होंगे। 2007 में पहली बार संसद के लिए चुने गए वराडकर 10 साल के अंदर ही देश के प्रधानमंत्री भी बन गए। 13 जून को जब आयरलैंड की संसद का सत्र शुरू होगा तब उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। लियो वराडकर का परिवार मूल रूप से गुजरात से ताल्लुक रखता है। व्हाइट हाउस ने पेरिस जलवायु समझौते से अलग होने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले का बचाव किया है। ईपीए के प्रशासक स्कॉट प्रुएट ने कहा कि इस समझौते से भारत और चीन जैसे देशों को कार्बन उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी नहीं बनाया गया है। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने पर्यावरणीय समझौतों और अंतर्राष्ट्रीय चर्चाओं के सम्मान से पहले अमेरिका के हितों को तरजीह दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते से अलग होने की घोषणा की थी और बेहतर समझौते के लिए फिर से बातचीत करने की बात कही थी, जिसका दुनिया भर में आलोचना हुई। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल आज एक बार फिर धमाकों से दहल गई। 3 धमाकों में 12 लोगों के मारे जाने की खबर है। जिस वक्त ये धमाका हुआ, कब्रिस्तान में सीनेटर एजादियार के बेटे को दफन किया जा रहा था। इससे पहले बुधवार को काबुल के एक इलाके में हुए बम धमाके में 90 लोग मारे गए थे और 350 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। अब आपको रिसर्च के लिए महंगा माइक्रोस्कोप खरीदने की ज़रूरत नहीं है। भारतीय मूल के वैज्ञानिक ने एक सस्ता माइक्रोस्कोप यानी फोलिस्कोप बनाया है जो काफ़ी किफ़ायती और कई खूबियों से लैस है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में कार्यरत भारतीय मूल के प्रोफेसर डॉक्टर मनु प्रकाश ने एक ऐसा माइक्रोस्कोप विकसित किया है जिसे आप न सिर्फ अपने हाथ से बना सकते हैं बल्कि इसे आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फोल्ड स्कोप की, जिसे कागज से तैयार किया गया है। बेहद कम लागत में बने फोल्ड स्कोप में कई खूबियां हैं, जैसे ये वाटरप्रूफ है और साथ ही इसे आसानी से घर में बनाकर इस्तेमाल में लाया जा सकता है। इसमें लगे लेंस में 2000x मैग्निफिकेशन के साथ एक सब माइक्रोन रिजोल्यूशन भी है, जिसके जरिए सूक्ष्मतम जीवों को भी देखा जा सकता है। बेहतर रिजोल्यूशन पाने के लिए प्रकाश के रूप में इस फोल्ड स्कोप में LED भी लगाई जा सकती है। That we need people to be excited about science. You know, most of the time you say, go read this, go read that. You watch TV and you think you learn. You don't learn that way unless you do it yourself. And so one of the challenges for us was to make something that will be cheap enough, but at that same time you have the experience of using a microscope. भारत में डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और प्रकाश लैब के बीच फोल्ड स्कोप के वितरण को लेकर समझौता हुआ है, जिसके तहत हाल ही में दिल्ली के वेंकटेश्वर कॉलेज में DBT ने फोल्ड स्कोप पर एक वर्कशॉप का आयोजन भी किया। इसमें वैज्ञानिकों और छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यह माइक्रोस्कोप बहुत ही बेहतरीन है और सस्ता भी है। हम लोग जिधर रहते हैं उधर हेल्थ प्रॉब्लम रहते हैं बहुत, मतलब
पानी जो पीने का वो अच्छा नहीं आता है। फिर ये माइक्रोस्कोप से हम लोग पेपर माइक्रोस्कोप से वो पानी भी हम लोग देख सकते हैं कि अच्छा है कि नहीं। फोल्ड स्कोप से पेयजल और दूसरी बीमारियों का पता लगाने में काफी मदद मिलेगी। वहीं ये सूक्ष्म जीवों के प्रति छात्रों की जिज्ञासा और विज्ञान के प्रति उनकी रुचि को भी बढ़ावा देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही। नमस्कार।